होता है। तो कोशिकाएं दो तरह की होगी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल काफ़ी आसान है, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली पाया जाएगा उसे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जिसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। काफ़ी आसान है। आज का वीडियो पूरा इसी यूकैरियोटिक सेल पे बेस्ड होने वाला है, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है और ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल उस तरह के सेल को कहेंगे जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, वास्तव में न्यूक्लियस होता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होगा। दूसरी बात, इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली भी पाया जाता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल ऑर्गेनेली ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो हर सेल में पाया जाता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है, उसका नाम होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, बट सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड वाला पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है। हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी रहेगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनेली पाया जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। देखिए, ये बात है लगभग कह सकते हैं आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़। तो वहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने हम लोगों को ये चीज़ बताया था कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबको उन्होंने 5 भाग में बांट दिया था क्लासिफिकेशन में उन्होंने। चलिए ये चीज़ को नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। ये बात है 1969 की, है ना। आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म था सबको 5 भाग में बांट दिया और 5 भाग में बांट दिया और 5 को किंगडम कहा गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो आर.एच. व्हिटेकर। तो 5 किंगडम थे इसके हिसाब से, 5 किंगडम। पहला का नाम अलग अलग था, है ना। सबसे पहला लिखते हैं मोनेरा, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी में सारा प्लांट आ जाता है, और उसके बाद आता था एनिमेलिया। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज कि यहाँ पे 5 किंगडम में बांट के उन्होंने रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाला ये है कि सब में से, है ना, कोशिका 2 तरह की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो मोनेरा है केवल और केवल मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक में आता है, मतलब मोनेरा प्रोकैरियोटिक में आता है ना। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मोनेरा का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जिसे हम लोग BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनेरा के अंदर, है ना, जितना भी बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया होता है वो आता है, और हम लोगों को पता है कि मोनेरा में जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है वो सबका सब प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। अब बात रही प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की, तो ये चारों का चारों जो होता है ये चारों यूकैरियोटिक में आता है ना। इसका जो सेल बना हुआ रहेगा वो सबका सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हो, कहने का मतलब सिंपल है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो भी होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो उसे हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं, है ना। और बहुत सारा सेल रहेगा, मतलब फंजाई, जैसे हम लोग फंजाई का नाम सुनते हैं ना, फंजाई मतलब ब्रेड के अंदर जो मोल्ड लग जाता है
है ना, फंगस लग जाता है, वो सब इसके अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, वो भी यूकैरियोटिक होता है। प्लांटी में सारा प्लांट आ गया और एनिमल में सारा एनिमल आ गया, ये सब का सब क्या होता है, एनिमेलिया का एग्जाम्पल होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कृपया करके इसे नोट कर लीजिए, आड़े छोटी करके क्लासिफिकेशन है ये, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना, ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम्पल समझने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का। एग्जाम्पल तो काफ़ी आसान था ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक के अंदर जो भी आएगा, सॉरी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, यूकैरियोटिक सेल का। तो अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, मतलब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टिपिकल हम चारों में से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, चारों में से किसी एक का बना लेंगे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल को समझेंगे तो पूरा हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए प्लांट सेल को समझना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ये है सेल वॉल, इसका नाम होगा सेल वॉल, ध्यान रखिएगा ये सेल वॉल है। अब इसके जस्ट अंदर में एक लेयर होगा, है ना, इस लेयर को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है ना, उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल के कारण ही प्लांट सेल इतना हार्ड होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर दिखा हमको, इसे कह देंगे हम लोग सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति, और दूसरे नंबर पर जो ये दिखा इसे कह देंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE। अब तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अब चूंकि प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली भी पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर 2 मेम्ब्रेन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तथा न्यूक्लियस के अंदर DNA, क्रोमोसोम, काफ़ी कंडेंस अमाउंट में ये सब पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस नामक चीज़ होगा, ठीक ना, इसका पहले नाम लिख लेते हैं। एक और चीज़, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी पाया जाता है, मतलब इसके मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में छोटा छोटा छेद पाया जाएगा, उसे न्यूक्लियर पोर कहेंगे, है ना, इसका नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। और ये जो इसके अंदर वाला मटेरियल दिख रहा है ना, इसका नाम होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड। ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो क्रोमैटिन थ्रेड को समझने में तो सिंपल समझिए, क्रोमोसोम होगा, DNA से बना हुआ रहता है क्रोमोसोम, उसे हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड कहेंगे। अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इसका नाम याद रखिए क्रोमैटिन। आगे बात कर, ये न्यूक्लियर पोर है छोटा छोटा। आगे बात करते हैं, इसके अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, प्लांट सेल के अंदर कुछ ऐसा, है ना, इसका नाम होता है वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल है, जगह रखना भी है, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर नॉन लिविंग मटेरियल पाया जाता है, मतलब देखिए सिंपल सा, इसके अंदर जो भी कचरा टाइप का मटेरियल बनेगा ना, देखिए प्लांट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके पास कोई भी सिस्टम नहीं होता है, स्पेशलाइज सिस्टम। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन इसमें प्लांट सेल में कोई भी सिस्टम ज़्यादा नहीं होता है ना, कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा सके। तो सेल के अंदर ही भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करके दे दिया जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो भी वेस्ट बनेगा इसी के अंदर स्टोर कर लेगा वो। तो इसके अंदर नॉन लिविंग मटेरियल स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। इस नॉन लिविंग मटेरियल को हम लोग कहेंगे सेल सैप, है ना, नॉन लिविंग होता है, ध्यान
मतलब ये जिंदा नहीं होता है, ये चीज़ कहने का मतलब। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, इसे हम लोग टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर वैक्यूल है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर वैक्यूल कहलाएगा, लेकिन वैक्यूल का कोई मेम्ब्रेन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, तो उस कंडीशन में हम उसको आसानी से बताएंगे कि टोनोप्लास्ट नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है ना, TONOPLAST। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर और भी मटेरियल पाया जाता है, जैसे इससे जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो इसका जो नाम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ ऐसा भी पार्ट होता है जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है ना, कुछ एरिया में राइबोसोम पाया जाता है, जैसे इस पे सारा में राइबोसोम है, तो इसे हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER शॉर्ट में लिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसपे कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, उसे कहेंगे SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जिसके ऊपर में राइबोसोम आ जाता है। राइबोसोम रहेगा तो रफ होगा, राइबोसोम नहीं रहेगा तो स्मूथ होगा। काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम वाले चैप्टर वीडियो में हम बता चुके हैं कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाने का काम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लिपिड बनाता है, ध्यान रखिएगा, फैट बनाता है, लिपिड। आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, इससे जुड़ा हुआ कुछ गोल्जी एपरेटस का पार्ट होता है। एक्चुअली देखिए इस चीज़ को समझिए, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी नहीं होता है, एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस दोनों एक ही चीज़ है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस दोनों एक ही चीज़ है। तो एनिमल सेल में हमको गोल्जी एपरेटस देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में वैसा कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका नाम बदल जाता है। काम गोल्जी बॉडी के जैसा ही करेगा, लेकिन नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है डिक्टियोसोम। क्या नाम होता है? डिक्टियोसोम। तो कहीं पे हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो क्या काम करेगा, है ना, पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का, तो इसे हम लोग कहेंगे डिक्टियोसोम। ठीक ना, तो इसका नाम हो जाएगा डिक्टियोसोम। और क्या बच गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल। इसके अलावा हाँ, मेन चीज़ तो बची गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया। उसके अलावा जो एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्वाइन जैसा थैलाकॉइड होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक ना, फाइनली अभी हम इसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और ये वाला जो दिख रहा है हमको ग्रीन वाला, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें। और भी इसके अंदर देखिए, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, पूरा का पूरा मटेरियल, है ना, ये जेली जैसा होता है ना, जेली लाइक मटेरियल होता है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक तरह का साइटोप्लाज्म है। सबको साथ में कहना है तो साइटोप्लाज्म कहिए। लेकिन न्यूक्लियस का मटेरियल छोड़ा के ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस का अगर मटेरियल आपने साथ में बोल दिया है तो आपको प्रोटोप्लाज्म वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और न्यूक्लियस के मटेरियल को छोड़ दिया तो साइटोप्लाज्म वर्ड का यूज करना पड़ेगा। सेल वॉल छोड़ दिया तो प्रोटोप्लास्ट वर्ड का यूज करना पड़ेगा नाम। लेकिन डिटेल में हम इसके बारे में बताते हैं। फाइनली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये होगा क्रोमेटिन थ्रेड, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाएगा, है ना। उसके बाद सबसे आउटर लेयर पे जो पाया जाता है उसे सेल वॉल कहते हैं। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना रहता है। फंजाई का सेल वॉल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना रहता है। क्लियर। ये इसके सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ये दिख रहा है हमको न्यूक्लियस, है ना। डबल मेम्ब्रेन होगा, इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होता है, जिसे नाभिक छिद्र हिंदी में कहते हैं। ये है वैक्यूल, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल बड़ा होते 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 सेल के 90% पार्ट को ऑक्युपाई कर लेता है ना। तो प्लांट सेल ओल्ड होकर डेड हो जाता है। अब भैया यही नॉन लिविंग चीज़ हथिया लेगा 90% भाग को, तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? बताइए, नहीं जिंदा रह पाएगा ना। तो सेल डेड हो जाता है उस कंडीशन में, है ना। मौसम आता है ना पतझड़ का,
पत्ता डेड कर जाता है साल भर के बाद। तो यही सब चीज़ होता है ना, छाल बदल जाता है प्लांट के अंदर। तो सेल डेड हो गया तो उस कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है ना। ये काम करता है पैकेजिंग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ बनाएगा ये पैकेजिंग का काम करेगा, ये डिक्टियोसोम होता है ना। ये है फोटोसिंथेसिस करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने की प्रक्रिया प्लांट में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस कहलाता है, ये पावर हाउस ध्यान रखिएगा। और वैक्यूल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से। हो गया? ठीक है, मिटा दें। 1 2 3। अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनेली पढ़ना बनता है। सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। है ना, ध्यान से समझिएगा सेल ऑर्गेनेली को। सेल ऑर्गेनेली कोशिका के, देखिए जैसे काफ़ी आसान है, जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर है ना अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना खाते हैं और भोजन पचता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। बॉडी के अंदर पसीना आता है, यूरिन निकलता है तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खड़ा रहना है स्ट्रेट रहना है तो स्केलेटल सिस्टम, हड्डी वाला स्केलेटल सिस्टम, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो मसल्स काम करेगा, है ना। तो उस कंडीशन में आएगा मस्कुलर सिस्टम, है ना। सोचना है, किसी के बारे में सोचना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, बातें करना है तो वहाँ पे नर्व काम करता है, वहाँ पे होता है नर्वस सिस्टम, है ना। उसी तरह से बहुत सारा सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। सेम टू सेम कोशिका के अंदर भी अलग अलग काम को करना होता है, सेल के अंदर अलग अलग काम सेल ऑर्गेनेली का काम होता है करना, है ना। तो सेल के अंदर अलग अलग काम अलग अलग ऑर्गेनेली को बांट दिया जाता है, तो अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया जाता है। उस कंपार्टमेंट को सेल के अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, जो मेनली हमको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अब हम सेल ऑर्गेनेली को समझने से पहले हम डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पार्ट करके हम लोग समझेंगे। सेल ऑर्गेनेली को पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किस आधार पर बांटना चाहेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के आधार पे। सेल मेम्ब्रेन तो पूरा हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। 3 टाइप का होगा। क्या चीज़ होगा? 3 टाइप का, ध्यान रखिएगा। सेल ऑर्गेनेली होगा 3 टाइप का। अब हम तीनों को ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया कि सेल ऑर्गेनेली को मेम्ब्रेन के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया और पहला का नाम रखा गया। देखिए 3 भाग कौन कौन सा है, इसको ऐसे बनाना चाहिए। वैसा ऑर्गेनेली जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हो, मतलब कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेली भी पाया जाता है सेल के अंदर जिसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होता है, कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। मतलब जिसके अंदर एक ही मेम्ब्रेन पाया जाएगा, तथा कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये मेम्ब्रेन को कहीं पे हम MEMB लिख देते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेम्ब्रेन लेस है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि नाम क्या क्या है वास्तविकता में वैसे सेल ऑर्गेनेली का। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसा सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर 3 ही ऐसा जगह है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है। पहला आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली या एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है। दूसरी बारी में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरी बारी में आएगा क्लोरोप्लास्ट।
ठीक ना। तो सेल के अंदर 3 ऐसा जगह है, 3 ऐसा जगह है, मतलब 3 ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है। तीनों के अंदर अपना अपना डीएनए भी होता है, ध्यान रखिएगा। इस तीनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन है तो इस तीनों के अंदर अपना अपना डीएनए भी होगा, अपना स्पेशल डीएनए। क्लियर। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी, जो भी है, उसके पास हो सकता है अपना जेट हो, अपना प्लेन हो। तो बड़े बड़े आदमियों के पास अपना अपना प्लेन होता है, जेट प्लेन। उसी प्रकार ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, तो ये अपना अपना सिक्योरिटी रखता है, डबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना अपना डीएनए होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली के बारे में। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। तो राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है जो हर सेल में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक या दुनिया का कोई भी सेल हो, राइबोसोम पाया जाना फिक्स है। दूसरी बात सेंट्रोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन